सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पिताजी की आज्ञा से आज बुधवार शाम को 5 बजे 20 अप्रैल 2022 और हम इस सृजन की मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। और आज जैसा कि विशेष अनुरोध रहा है, मैं एक पुस्तक पे चर्चा कर रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम है अष्टावक्र की गीता। और दोस्तों, ये अष्टावक्र की गीता पे कमेंट्री लिखी है श्री रविशंकर ने। और इस कमेंट्री पे उन्होंने ऑब्वियसली अष्टावक्र की गीता के तो कुछ चीजें हैं ही, उनका खुद का भी अपना जो पर्सनल उस पे कमेंट्स हैं वो भी हैं। तो जो भी उस पुस्तक में है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये एक अच्छी पुस्तक है और पढ़ने योग्य है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप सब लोगों को स्लाइड्स आप देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने आप को म्यूट करके रखें ताकि वो आवाज ना आए। तो जो लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज म्यूट करके रखें। स्क्रीन शेयर का मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मैं चेक करता हूँ। क्या सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपने आप को म्यूट कर लें वापस। अष्टावक्र की गीता, ये पुस्तक जो है वो, इसके बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा आपको अष्टावक्र की कहानी बताता हूँ। एक ऋषि होते थे उद्दालक अरुणी। वहां पे उनके पास बहुत दूर दूर से शिष्य पढ़ने आते थे। उनका एक बहुत ही फेवरेट शिष्य हुआ कहोड़। कहोड़ एक बहुत ही ज्यादा होनहार उनके शिष्य थे और इतने होनहार थे कि उनको अपनी बिटिया सुजाता की शादी इच्छा हुई कि सुजाता से कर दी जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया, सुजाता से अपने शिष्य कहोड़ की शादी करी। सुजाता के मन में आया कि मेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान हैं, मेरे पति इतने बड़े विद्वान हैं, मेरा बच्चा भी इतना ही विद्वान होना चाहिए। इसलिए उसने प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने बच्चे को शिक्षा देना शुरू कर दिया। और वो उनकी जगह पे जाकर बैठ जाती थी ताकि बच्चा गर्भावस्था में से ही सीखना शुरू कर दे। और बच्चा वास्तव में होनहार था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कहोड़ ऋषि अपना कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे, तो बच्चे ने गर्भ के अंदर से ही कहा कि पिताजी आप ये ठीक से नहीं बोल रहे हैं, इसको जरा सीधे तरीके से कहिए, आपने कुछ गलत कहा है। तो कहोड़ जो उनके पिताजी थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे तू तो अभी गर्भावस्था में इसे ही मुझे सीधा करने चला है, तो खुद ही 8 जगह से टेढ़ा निकलेगा। और उन्होंने अपने बच्चे को ही श्राप दे दिया। और दोस्तों वास्तव में फिर ऐसा ही हुआ। और इधर क्या हुआ कि राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था और इनको पैसों की जरूरत थी। तो कहोड़ ने अपनी श्रीमती से कहा कि मैं वहां पे यज्ञ करके आता हूँ, इस बहाने कुछ पैसे भी कमा लेंगे। तो जब वो यज्ञ करने के लिए वहां पे गए तो वहां पर देखा कि वहां पे ऋषि वंदिन ने एक कंडीशन रखी थी कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वही यज्ञ कर सकता है। तो और अगर वो हार गए तो उसको नदी में बहा दिया जाएगा। इससे पहले भी कई सारे ऋषियों को नदी में बहा जा चुका था। तो कहोड़ ने भी प्रयास किया लेकिन कहोड़ हार गए और इसलिए उनको नदी में बहा दिया गया। अब ये बात जब अष्टावक्र को पता हुई, जब वो पैदा हुए और जब वो 12 वर्ष के थे करीब, तो अष्टावक्र फिर गए अपने पिताजी का बदला लेने। और वहां पर जाकर उन्होंने वंदिन को चैलेंज किया और वंदिन को हरा दिया। और वंदिन को हराने के बाद में उन्होंने राजा जनक से कहा कि भाई अब मैंने इनको हरा दिया है तो अब इनको आप डाल दीजिए नदी में। तब जाके वंदिन जो थे वो तो वायु देवता के वो थे और
वो प्रकट हुए और उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया और बाकी सबको भी पुनर्जीवित कर दिया। और कहानी ये भी कहती है कि जब वो लौट रहे थे यज्ञ करके, तो समंगा रिवर में, नदी में, कहोड़ ऋषि ने अपने पुत्र को कहा कि जाओ उसमें स्नान कर लो, और उसमें स्नान करते से ही कहोड़ का जो शरीर था वो पूरा सीधा हो गया। ये एक तरह की एक दंत कथा है। बात यह है कि राजा जनक को एक बार सपना आया, और उस वक्त वो अपने कोर्ट में थे और अपने महल में अपने सब साथियों की वो कहानी सुन रहे थे। तब एकाएक उनको सपना आया कि वो किसी बहुत ही सूखे में हैं और बहुत परेशान हैं और भूखे प्यासे हैं, उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है। और उन्होंने कहा अपने वो नींद में उन्होंने ऐसा सपना देखा। तब उनको कहीं से एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, रोटी का टुकड़ा मिला। वो उन्होंने उसको छुपा के रखा ताकि कोई चिड़िया वगैरह ना छीन के ले जाए। पर एकाएक हवा का झोंका आया और उनका कपड़ा उड़ गया, और जो रोटी का टुकड़ा था वो भी एक बाज आके उठा के ले गया। तो एकदम से ही चिल्लाए हाँ, और तब उनकी नींद खुल गई। और जब वो अपने महल के अंदर उठे, उन्होंने देखा कि मैं तो अपने महल में हूं और सब लोग आसपास हैं। तब उनके मन में विचार आया कि रियलिटी क्या है। मतलब मैं एक सूखे के अंदर एक भिखारी था, और अब सपना देख रहा हूं कि राजा हूं, कि मैं एक राजा हूं, और जो सपना देख रहा था कि मैं भिखारी था। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इस तरह के और भी उनके मन में कुछ प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने फिर चुना अष्टावक्र को, कि चले अष्टावक्र से हम। तो देखिए, दो तरह की गीता हो गई। एक तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में थी, जो कि युद्ध भूमि में सुनाई गई थी, और एक राजा जनक के महल में हुआ, जो कि राजा जनक और अष्टावक्र के बीच की बात है। तो इनमें ये करीब 31 चैप्टर्स थे। उनमें से मैंने करीब 20 चैप्टर्स की बहुत छोटी छोटी कुछ बातें जो ग्रहण करी है, वो मैं आपके सामने आज बताता हूं। पहली चीज उन्होंने पहला बात बताई है वाणी पर, स्पीच पर, कि हमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे भी कहा कि हमको सुनने की आदत डालना चाहिए। उन्होंने ऐसे कहा कि कई बार जो कोई गुस्से में अगर आपसे कोई जवाब तलब करे, तो आप ध्यान रखिए कि उस वक्त आपको सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, क्योंकि उसने अपने कान भी जो हैं वो निकाल के रख दिए हैं, डेंचर्स की तरह से कान निकाल के रख दिए, ऐसा उसमें लिखा है। वो आपको कुछ आपसे पूछ नहीं रहा है, आपको सिर्फ कह रहा है और आपको उत्तर नहीं देना उसको। तो आइए अब मैंने इसमें अपने टॉक के अंदर कुछ एक्टिविटीज भी रखी हैं। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि उन एक्टिविटीज पे ध्यान दें, ताकि ये एक यूजफुल शाम हो पाए। तो पहली एक्टिविटी है दोस्तों कि हम सब कोशिश करें कि अगले 5 दिन तक हम बेहतर लिसनर बने, और कोई ऐसी चीज ना कहें जिससे किसी का मन दुखे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो फ्रीडम पे कही है, और फ्रीडम के बारे में उन्होंने ये कहा कि हमें अपने दिमाग की जो एकदम रिजिड व्यूज हैं, आइडियाज हैं, उनसे आजाद होने की जरूरत है। और हमको ये सोचना चाहिए कि जिसको हम सफरिंग कहते हैं, वो सफरिंग भी यही है कि बार बार एक ही तरह के विचारों में घिरे रहना, वही सबसे बड़ी सफरिंग है। और जब हम अपनी आइडेंटिटी को और अपने पुराने जो अपना भूतकाल है, पुरानी बातों को, और अपने जो हमने लेबल लगा रखा आइडेंटिटी को, इससे अगर हम मुक्त हो पाए, तभी हम असली आजादी को महसूस कर सकते हैं। सो पैटर्न्स, थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आवर पास्ट all appear to help us, but they don't help us much. They harm us more. फिर उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे द्वारा बनाए हुए तरीकों से ही जीवन जिए, और कोई भी व्यक्ति जब हमारी बात नहीं मानता है घर में या ऑफिस में, तो फिर हम नाराज हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। ये भी एक हमारी कमी है। We and our impressions are not going to be here all the time. We should understand this, and we should be free of our patterns, likes and dislikes. चलिए अब मेरे साथ अपने एक हाथ में खुजली करिए। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने हाथ में इस तरह से खुजालिए और खुजालते रहें। थोड़ा और खुजालें, और खुजालिए, और खुजालिए। अरे क्या कर रहे हैं भाई, क्यों खुजाल रहे हैं? देखिए ना, इतना ऑलरेडी बिना मतलब के खुजाल रहे हैं। देखिए अब तो ऐसे हो जाता है। कई बार एक बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन अगर उसको हम हल्का सा ऐसे कर लें तो शायद ठीक हो जाए, पर अगर उसको खुजालते रहें, खुजालते रहें, खुजालते रहें,
तो एक छोटा सा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ये भी एक सीखने की बात है कि हमको ऐसा लगता है कि खुजालने से फायदा हो रहा है, पर जरूरत से ज्यादा खुजालने से फिर हम अपने आप को इंजोर कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है लेटिंग गो। वी डोंट होल्ड ऑन टू बिग थिंग्स, वी होल्ड ऑन टू लिटिल थिंग्स। एंड ये जो हमारा दिमाग है, इसको ये समझना चाहिए कि हमारे हाथ में जिन चीजों को हमने पकड़ रखा है वो सब के सब भूसा है, वो कुछ भी कोई बहुत काम की चीजें नहीं है जो हमारे हाथों में हमने पकड़ रखी है। अगर हम ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ मच्छर या मक्खियां हमारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दरवाजा बंद करके बैठना चाहते हैं और चाहते हैं वो मक्खी इसी कमरे में रहे और उसको पकड़ने का आनंद लेना चाहते हैं, जबकि हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। पर दिमाग का यही खेल है कि दरवाजा बंद करो, मक्खी को बाहर मत निकलने दो और उसको पकड़ने का प्रयास करो। और ये बिना मतलब का खेल खेलने में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो ये कब संभव है? अभी का अभी, जिस वक्त हम ये जान लें कि देयर इज नथिंग टू कंट्रोल, और हमको ये सोचना चाहिए कि सारे बॉदरेशन जो है हमारे, वो सब दिमाग के बने हुए हैं, ट्रिवियल हैं और उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब इसको हम एक दिन में कई बार कहें, मेरे साथ आप सभी लोग कहिए, म्यूट रहिए, लेकिन म्यूट रखकर ही करिए, अनम्यूट मत करें। ओह आई फील हैवी, आई शुड नॉट बी फीलिंग लाइक दिस, आई मस्ट गेट रिड ऑफ समथिंग। अरे मुझे फिर भारी लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ मुझे छोड़ने की जरूरत है। जब भी आपको कोई चीज मन में भारी लग रही है, इसका मतलब हम कोई चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ के बैठे। जैसे कि हम अभी अपनी मुट्ठियां बंद कर लें और टाइट बंद कर लें और मुट्ठी टाइट बंद कर लें और छोड़ दीजिए, देखिए कितना सुकून है छोड़ने में। तो हमको ये आदत होना चाहिए कि वो हमारे बच्चे हों या हमारे कस्टमर्स हों या हमारे कुछ और चीजें हों, कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम उनको कंट्रोल जरूरत से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से और हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो भी हमें उन्हें छोड़ने का सहर्ष तैयार रहना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज यू आर नॉट द डूअर। तो हमको ये समझना है कि हमारी जो खुद की आइडेंटिफिकेशन है, नहीं, आपसे निवेदन है कि सब म्यूट करके रखें अपने आप को प्लीज। ये आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस पैदा करती है। तो हमने अपने जो इमेज बना ली है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बना लिए हैं, इससे परेशानी है हमको। तो हमको ये समझना चाहिए कि मैं डूअर नहीं हूं, और जब मैं अपनी एक पहचान बनाकर दुनिया में चलना चाहता हूं, तो उससे मैं अपनी ओरिजिनलिटी को और क्रिएटिविटी को खो देता हूं। हम अगर ये सोचें कि लाइफ में चीजें जस्ट हो रही हैं, हम कर नहीं रहे, दे आर हैपनिंग। और ये भी विचार किया जा सकता है कि जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर ये प्लेनेट पे सपोज हम अकेले ही होते और कोई नहीं होता, तो हम किस तरह से रहते, फिर हमारी उस आइडेंटिटी का क्या औचित्य रहता। तो ये आइडेंटिटी हमने बस एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए बना रखी है क्या? उससे एक्चुअल फायदा कितना है? अगली बात उन्होंने ये बताया कि अगर हम ये देखें कि सारी चीजें हमारे आसपास जो हो रही है वो बहुत ही क्षणिक है, तो वी कैन रिमेन लिटिल अनअफेक्टेड बाय दैट। एवरी मोमेंट, एवरी इवेंट then becomes a game and celebration. It becomes a celebration. We can even learn to laugh at even painful events, so-called painful events, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा साक्षी विभुः पूर्णा, we are witness, we are complete। लेकिन क्या है दोस्तों कि सारी दुनिया का काम यही है कि वो हमको इनकम्प्लीट महसूस करवाए। हम खुद भी अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने क्लाइंट्स को इनकम्प्लीट महसूस कराने के पूरे प्रयास करते हैं, जबकि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम खुद ये समझें कि हम इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए बाहर की दुनिया के बहुत ज्यादा चंगुल में रहकर हिप्नोटाइज तरीके से रहने की हमको जरूरत नहीं है। 6th point was everything is God. If the wave goes searching for the ocean, अगर लहरें ही समुद्र को खोजने लग जाएं, तो लहरें को कभी समुद्र मिलेगा नहीं, क्योंकि लहरें खुद ही समुद्र का भाग है। यही बात हमारे साथ है। When we think about events, they become so big for us कि existence loses its significance, जबकि हमको existence को significance देना है, न कि events को। और ये भी सोचना है
कि जो घटनाएं घट रही हैं उससे आपको छोटे मोटे खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस से ब्लिस, आनंद मिलता है। इवेंट से तो हमको कई बार पेन और सफरिंग भी मिल सकती है, बट एग्जिस्टेंस कैन ओनली ब्रिंग जॉय एंड ब्लिस। व्हेन शंकरा वाज आस्क्ड टू डिफाइन द ट्रूथ, ही सेड जो भी नश्वर है, जो भी नष्ट हो सकता है, वो सत्य कैसे? और इनफैक्ट आपको कहानी पता होगी, इनका ये जो निर्वाण षटकम है, ये बहुत ही अद्भुत चीज उन्होंने। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने आप को म्यूट करके रखिए, अपने आप को म्यूट करके रखें। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च ग्रान नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिव। न मैं बुद्धि हूं, न मन हूं, न अहंकार हूं, न मैं नेत्र हूं, न मैं जीव हूं, न मैं कान हूं, न मैं भूमि हूं, न आसमान हूं, न वायु हूं। मैं तो चिदानंद स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, आनंद हूं, शिव शिव। तो ये आदि शंकराचार्य का जो खुद ने उन्होंने उनसे पूछा गया था कि आप कौन है, तो उन्होंने शुरू के 5 पैराग्राफ में बताया ये भी नहीं, पुत्र भी नहीं, बेटा भी नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उसको सुने पढ़े। और आखिरी में उन्होंने ये दिया कि मैं क्या हूं। नाउ वी कैन टिल्ट आवर आईज एंड सी गॉड इन ऑल, एंड वी शुड हैव हैबिट ऑफ दिस। अभी भी अगर आपके घर के अंदर कुछ लोग बैठे तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखें और ऐसा महसूस करें कि सब जगह ईश्वर है। Skillfully see around and give a smile. 7th point is drop the body. अब देखिए, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं फिटनेस पे बात करता हूं। someday or the another body is going to drop you. तो ये भी एक अच्छा फंडा है कि be clever and learn to drop the body before that. मतलब ये हुआ, before that body drops me, I will go first and say, I am dropping you, my dear body. I don't want to lose my peace for you. मतलब अगर किसी कारण से अगर कोई बीमारी भी लग जाए, कोई तकलीफ भी हो जाए, कोई आपको ऐसा रोग लग जाए, दवाइयां खानी पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, उसको मुद्दा ना बनाए। ये तो हो सकता है। मुझे याद है दोस्तों कि एक बहुत बड़े रिम्पोचे थे नेपाल में, और उन्होंने हमको अपने वहां पर मोनेस्ट्री में बुलाया देखने के लिए। और मैं बड़े बेमन से उनकी मोनेस्ट्री में गया। मुझे उनके शिष्यों ने कहा कि उनको रात को बहुत तकलीफ हुई, पेट में दर्द था, ये था, खांसी थी। मैंने उनसे जाके पूछा कि बताइए आपको क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि अरे आपके ये शिष्य तो इतने कह रहे थे कि आपको बहुत तकलीफ थी, रात भर आप सोए नहीं, पेट में दर्द था, आप कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, पेट में, हाँ पेट में तो दर्द था। आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या तकलीफ है, तो मैं तो ठीक ही हूँ। तब मुझे समझ में आया दोस्तों कि ये आदमी ने, इस व्यक्ति ने अपनी बॉडी को खुद से अलग देख रखा। एंड दैट वाज अ वेरी बिग रियलाइजेशन इन माय लाइफ, दैट इफ यू वांट वी कैन डिसोसिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड आवर फिजिकल पेन्स, एंड इवन फॉर दैट मैटर डिसीज और डिसेबिलिटी। अनदर चैप्टर टॉक्स अबाउट ईगो, माइंड एंड फियर। अब ये सब एक ही चीजें हैं, 3 ही भाई हैं। माइंड डज नॉट वांट टू डिसॉल्व, इट वांट्स टू एम्फसाइज इट्स एग्जिस्टेंस। और इसको ऑब्जेक्ट ज्यादा पसंद है जीवित वस्तुओं के। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ईगो को चैलेंज नहीं करते। और मुझे लगता है जीवित वस्तुओं में भी 3 ऐसी जीवित चीजें हैं जिनसे हमको अनकंडीशनल प्यार होता है, जो हमारे ईगो को चैलेंज नहीं करती है। वो 3 जीवित चीजें क्या हैं दोस्तों? पेड़ पौधे, पेट एनिमल और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके ईगो को चैलेंज नहीं करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रायः हर व्यक्ति को इन 3 चीजों से अनकंडीशनल लव होता है। उसके अलावा अनकंडीशनल लव के एग्जांपल्स बहुत कम है। डुअलिटी बिकम्स द कॉज ऑफ सॉरो, द टू इज द कॉज ऑफ सॉरो। एंड ईगो का काम ही है कि वो अपने आप को दूसरों से पृथक या अलग देखना चाहता है। All are crying, yelling, this is complaining, this is not our nature. Fear starts to exist as the ego starts to build up.
in our childhood, or fear comes out of separation, out of duality. So अगर हम ये सोचें कि हम सब बहुत अलग अलग नहीं हैं और अगला भी मैं ही हूं, तो इसका एक तरीका ये भी है ईगो का समझने का कि अगर ये च्युइंगम जो रखी है आपके सामने दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं एक एक च्युइंगम उठा लीजिए और अपने मुंह में रख लीजिए और चबाइए, चबाते रहिए। यही हमारा ईगो का काम है। एक चीज को पकड़ के चबाता रहता है, उसमें से कुछ स्वाद नहीं निकल रहा है, उसमें से कुछ फायदा नहीं है, बट ईगो का काम यही है कि इट डज नॉट वांट टू डिसॉल्व। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज ड्रामा और पीस। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है कि हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें ड्रामा चाहिए या शांति चाहिए। तो दिमाग का काम तो ड्रामा क्रिएट करने का है। जब भी हम कोई चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, जब भी हम कोई चीज से सहमत नहीं होके या किसी की बुराई कर रहे हैं या हम कुछ कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा दिमाग वापस ड्रामा के मोड में चला गया। दिमाग का काम ही स्टोरी बनाकर ड्रामा क्रिएट करने का है, 1 का 10, 10 का 100 बताने का है, बड़ा 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 करके, और वहीं से पीस से हम बहुत दूर होते चले जाते हैं। सो हमको देखना चाहिए कि इस तरह के एक्सट्रीम जो स्टॉर्म्स हैं, इमोशनल स्टॉर्म्स, वो हमारी लाइफ में कम हो रहे हो। ऑल स्टॉर्म्स आर ड्रामास क्रिएटेड बाय आवर माइंड। तो मेरे साथ कहिए, आई रिजेक्ट द ड्रामा ऑफ माइंड, आई चूज पीस। जब भी हमारे दिमाग में कोई चीज बार बार आने लग जाए, हमको लगना चाहिए कि अब हम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और हमको उसको कॉन्शियसली ड्रॉप करने का अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। 10th चैप्टर सेज वी डोंट नीड एनीथिंग। अगेन सेम थिंग जो हमने पहले बात करी कि वी आर कंप्लीट, एंड व्हेन माइंड इज फुली अवेक देन ऑब्वियसली देयर इज नो डिजायर बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। तो हमको ये चीज समझना चाहिए कि बाहर की चीजों की जरूरत हमें उतनी नहीं है जितनी कि हमें दिखाई जाती है या जितना कि हमको डराया जाता है। हम चाहें तो अब आप थोड़ी सी एक्टिंग कर सकते हैं, जो लोग घर पे हैं, या इस टॉक के बाद एक बार कुछ देर के लिए हाथी की तरह से चलिए और अपना सिर हिलाइए। मतलब मैं विटनेस कर रहा हूं, हर चीज को देख रहा हूं, स्माइल भी कर रहा हूं, कॉन्फिडेंट भी हूं और घबरा भी नहीं रहा हूं। और ऐसे ऐसे हम चल सकते हैं, और ऐसी प्रैक्टिस करके और इस चीज को हम आत्मसात कर सकते हैं कि हम बिना डरे अपना काम करेंगे, विटनेस करेंगे, स्माइल करेंगे, नोट करेंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। अगला बात कहा जाता है, उसमें आता है वंडरमेंट, और ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है। इस पे मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप विचार करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वंडर एंड क्यूरियोसिटी। वंडर और क्यूरियोसिटी में क्या अंतर है दोस्तों? ये देखिए, एक बच्ची जो है वो लेंस से बच्चे देख रहे हैं, ये जो है क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे पैदा हुआ, ये कैसा फूल है। वो फूल को देख के क्यूरियस हो गए, वो वैज्ञानिक रूप से उसको देखना चाहते। और एक बच्ची है वो फूलों से खेल रही है, बस उसको मतलब नहीं है कि ये कहां से आया, कैसे आया। दैट इज वंडर। तो क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वंडर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्यूरियोसिटी दिमाग को शुरू करती है और वंडर पे दिमाग खत्म होता है। क्यूरियोसिटी जो है वो साइंस की बिगनिंग है, और वंडर जो है वो स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की शुरुआत है। तो हमको ये देखना है कि हम दुनिया की इस खूबसूरत जो बना हुआ है दैनिक रूप से बहुत सारी वंडरफुल चीजों को नोट करें, और ऐसा ना हो कि हम बहुत सारी जो कोइंसिडेंसेस हैं या अच्छी खूबसूरत चीजें हैं उनको मिस ना करते जाए। सो इन वंडर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, देयर इज नो माइंड, everything in this world is a wonder, but instead of being amazed we begin to question. Amazement brings humility, and it makes us realize that we are truly nobody. We can enjoy in wonder and get in silence, and that silence is beautiful. अब किसी भी तरह का विचार या बात उस वक्त करना बिल्कुल बेमानी है। तो curiosity is the beginning of mind, wonder is the end of mind. Curiosity is the mother of science, wonder is the mother of spirituality. So let us ask ourselves कि आज सुबह से अभी तक हमने किन किन चीजों पर हम आज वंडर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी। और हमको ये आदत डालना चाहिए कि हम दिन भर कुछ ना कुछ खोजते हैं। अरे वाह, ओ वाओ, ओ ब्यूटीफुल, लवली, ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस तरह की आदत हम डालना शुरू करें।
चलिए दोस्तों, ये बीच में एक छोटा सा वीडियो आ गया है ब्रेक के लिए, इसको भी देखें। ये एक हमारे प्रॉब्लम है, दिल मांगे मोर। इस आदमी के मन की मुराद। ओ कितना खुश हो गया, बीवी गायब। ओ नो नो नो, चलिए फिर मेरी बीवी ठीक है मेरे साथ। तो अगला चैप्टर पे उन्होंने कहा गेम और वॉर। क्या आप में से आप विचार करें कि हम अपने जीवन को एक गेम की तरह से खेल रहे हैं या वॉर की तरह से खेल रहे हैं, और वॉर और गेम में क्या अंतर है? So the difference between enlightenment and unenlightenment is the difference between game and the war. War aims at the pleasure at the end, while in the game, very process, the entire process is joy. A game is played as an expression of joy, while every war is fought for the sake of pleasure. तो एक में तो प्लेजर निहित ही है, एक में तो जब आप खुश हैं तब आप खेलते हैं, और एक आप खुश होने के लिए वॉर करते हो। तो हमको ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि वी आर नॉट प्लेइंग अ वॉर, वी आर प्लेइंग अ गेम। हमारे पिताजी जो मेरे पास बैठे हैं अभी, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि अगर जीवन को डिस्क्राइब करना हो तो उसका बेस्ट शब्द अगर एक शब्द में कहना है तो वो है लीला। तो अगला चैप्टर कहता है डिसॉल्व एंड रिलैक्स। इन दिस वास्ट एग्जिस्टेंस विद मिलियंस ऑफ इयर्स, व्हाट इज आवर लाइफ? नॉट इवन अ ड्रॉप। तो हमको बार बार ये सोचना ही चाहिए कि यार हमारी औकात जो है वो वास्तव में नोबडी जितनी है। हम अपना इतना बड़ा ईगो लेकर चलने से कुछ खास फायदा नहीं, और इसको हमको बार बार याद दिलाना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कई बार तारे देखना या आसमान देखना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हो सकता है। There is nothing to be given up because we don't have anything of our own in the first place. And fear exists as long as our identity persists. The moment I don't have to defend my identity, then there is no question of fear. तो और ऐसा भी कहा गया है कि हमको रोज एक घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए किसी ना किसी तरह की, तो उससे हम लोग बहुत सारे रिपीटेटिव थॉट से बच सकते हैं। 14th, we are coming to the last few chapters now. 14th chapter says where is the bondage, and again it says the bondage is in the mind, where we don't do anything to clean it up. हम अपनी टेबल साफ करते हैं, कमरा साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं, लेकिन हम अपने दिमागों में पड़े हुए विचारों को साफ नहीं करते, और हमारे व्यू पॉइंट्स इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम उन्हीं से बन जाते हैं। तो अगेन इट सेज दैट ड्रॉप द पास्ट, ड्रॉप द आइडेंटिटी, बी लाइट, ड्रॉप, स्माइल, move. Be light, drop, smile, move. So the question here is, what is the difference between somebody who is in jail and somebody who is in room? ये देखिए, आप सोचें जरा कि जेल और कमरे में क्या अंतर है। तो अंतर तो ये है कि जेल में जो है वो बाहर निकलना चाहता है, और जो अच्छे से कोजी से कमरे में है वो कमरे में ही रहना चाहता है। तो आप ये बताएं कि ये जेल और कमरे का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिकल उस कमरे में है या जेल में है या दिमाग में? So where is the jail? Is it in the mind or it is in the situation? So that's an interesting question. Then it says silence में भी बहुत ज्यादा ताकत है। और कबीर और फरीद के बारे में उन्होंने कहा, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कबीर जो थे वो फरीद के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन कहानी ये कहती है कि कबीर वाराणसी में थे और एक बार फरीद अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे, और उन्होंने बड़ा आपस में शिष्यों ने बात करी कि अरे कितना मजा आएगा, कबीर और फरीद को मिला देते हैं, और इनके अंदर जो आपस में बातें होंगी उससे हम सबको काफी सीखने को मिलेगा। देखें जरा किस मुद्दे पे बहस होती है, किस मुद्दे पे बात होती है इनकी। तो जो फरीद के जो अनुयायी थे वो उनको कबीर के पास ले गए वाराणसी में, और सुबह हो गई, बिठा दिया दोनों को,
अब दोनों जने बैठे रहे, कबीर और फरीद आमने सामने बैठे हैं दोस्तों, ना कबीर कुछ कह रहे हैं ना फरीद कुछ कह रहे हैं। दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, शाम की रात हो गई। अगले दिन फरीद कबीर से मिलकर और अपने रास्ते चले भी गए, लेकिन ना कबीर कुछ बोले ना फरीद कुछ बोले। और बाद में इसका अंदर उन्होंने फिर ये लिखा है कि बहुत सी बात, सत्य बात जो होती है वो कहने से बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा जैसे ही आप कुछ शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, और पूरा सत्य तो जब दोनों को ही सत्य का ज्ञान था तो इसलिए दोनों को कोई जरूरत नहीं थी कि वो कुछ कहें। तो साइलेंस के ऊपर काफी उन्होंने जिक्र किया है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल हेल्थ को भी, ये जो नेपाली रिम्पोचे की स्टोरी मैंने आपको सुनाई। अगला चैप्टर ये कहता है हमको पीस या शांति की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि हम इस चीज को मान लें कि जो भी चीज हमारे अंदर पीस को खराब कर रही हो वो चीज लेने योग्य नहीं है। मतलब शांति की कीमत पे कुछ नहीं, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ पीस। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस भी चीज से हम हैप्पीनेस की डिमांड कर रहे हैं, क्या उससे मुझे शांति भी मिल रही है। तो इस चीज का हम जरूर से ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कि शांति खो रही हो, उस तरह की खुशी से हमें कुछ फायदा नहीं है। हमको ऐसी खुशियां ढूंढनी है जिससे शांति, जिसमें शांति भी निहित हो। देन सेकंड लास्ट चैप्टर इज ग्रेटफुलनेस, और ये सब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कृतज्ञता या ग्रेटफुलनेस के बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमें बार बार इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ढूंढते रहें और अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते रहें। ये बहुत अच्छा तरीका है एक जर्नल रात को लिखने का, कि 3 चीजें ऐसी दिन में हो जो अच्छी हो गई हमारे साथ, और उनका बहुत संक्षेप में हम अपने जर्नल में रोज लिखें। तो विचार करिए 2-4 साल बाद उस डायरी को, उस जर्नल को देखकर हमें कितना आनंद आएगा कि गॉड और द नेचर हैज बीन सो काइंड टू अस। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि मोस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ आई एम एबल टू लिव इन ईज एंड पीस, and we should not waste too much energy in trying to impress others. So अभी मेरे साथ आप ये कहना शुरू करें, there are no people in the world, there are no people in the world, all is happening, whole world is like a flowing river, events are flowing. मतलब अगर हम इस धुन में, इस मस्ती में जी पाए कि दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ हो रहा है और मुझे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, मैं किसी से चैलेंज नहीं हो रहा हूं, तो ये जीवन जो है बहुत आसान हो सकता है। Somewhere deep in us we are already enlightened, but superficially we act as though we are unenlightened. तो हम इस तरह की एक्टिंग क्यों करते हैं? अंदर से तो सब ठीक है ही, बाहर से ही हम बदमाश होने का प्रयास करते हैं। सो हमको ये रेगुलर तरीके से विचार करना चाहिए, what are we grateful for today? And then it says uncovering bliss. So bliss is when we accept things. हमारे पिताजी ने एक और चीज हमको बताई है, वो सेरेनिटी प्रेयर है। सेरेनिटी प्रेयर का मतलब ये है कि ये करीब 100 साल पुरानी प्रार्थना है। हे ईश्वर, तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को मुझे बदलना है वो मैं उन्हें बदल सकूं, और मुझे इतनी सहन शक्ति भी दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूं उन्हें सहज ही स्वीकार कर लो, और मुझे इतनी बुद्धि दो कि ये तय कर सकूं कि किन्हें स्वीकार करूं और किन्हें बदलूं, ताकि मैं ये तय कर सकूं कि किसे बदलने का प्रयास करना है, किसे स्वीकार करना। तो ये चीजें हम समझें कि सारी दुनिया हमको बदलने के लिए तो खूब सिखाती है कि ऐसे करो, ये करो, ये करो, लेकिन हम ये कहाँ सीखते हैं कि स्वीकार भी करना है। स्वीकार करना हमें कौन सिखाता है? कौन हमें ये बताता है कि यार इतना ज्यादा एक्साइट मत हो, इतनी ज्यादा रेस्टलेस मत हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा हमको कौन सिखाता? उकसाने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन धैर्य के लिए कोई हमको सिखाने के लिए तैयार नहीं। तो हमको ये चीज सोचना चाहिए कि हम अननेसेसरली एक्साइट ना हो। डिस्पैशन इज द मैच्योरिटी ऑफ लाइफ। डिस्पैशन का मतलब ये हुआ कि हम बहुत ज्यादा भावनाओं में न बहें। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना, पैदा होते ही खूब रोते हैं,
और हम में से कुछ लोग बड़े ही नहीं हुए, मतलब ये कि हमारी आदत रोने की कंटिन्यू चल रही है, बड़े होके भी रो ही जा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि बच्चा खिलौनों से रोता था, खिलौनों के लिए, अब हम किसी और चीज के लिए रोते हैं, लेकिन ड्रामा कंटिन्यूस। एक चीज अगर हम समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स नहीं होती है, सिचुएशन होती है, मुसीबत नहीं होती है, स्थिति होती है। उस स्थिति में जब इमोशन का छौंक लग जाता है तब वो एक प्रॉब्लम के रूप में या मुसीबत के रूप में दिखाई देती है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, दे आर नो प्रॉब्लम्स, दे आर ओनली सिचुएशंस, and the moment we add emotional drama into that, then it looks like a problem. So the moment we perceive anything as a problem, we should immediately filter out the emotional part of it. And the moment that happens, it only remains a situation. And then there is no drama. And then it is just a plain, simple situation, and it becomes easy to handle. So situation plus emotion is a problem. और ये दिमाग का काम है इसको ड्रामा क्रिएट करने का. So we can move like a cloud when there is no anxiety for future happening. गलत काम करूंगा नहीं, फिर किसी से डरूंगा नहीं. I don't need to show off. I don't need to impress. I don't need to dominate. I need to drop all this. There is no need. There is no separate person. There is this story about sparrow. We know this. That, कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो कांच के ऊपर अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर चोंच मारती रहती है. और ऐसा मैंने सुना है कि कई बार चोंच मारते मारते उनको लग जाती है, यहां तक कि कुछ चिड़िया मर सकती है, जस्ट बिकॉज दे सॉ देयर ओन रिफ्लेक्शन. ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि हम जितने भी लोग देख रहे हैं, हम उनको दूसरा समझ रहे हैं, और दूसरा समझ के हम सारी एनर्जी इस झगड़े में निकाल रहे हैं, इवन दो देयर इज नो अदर. सो वी कैन वेव टू एवरीवन विद अ स्माइल, and we should have this habit to wave. So I am also waving. Let all of us wave to each other. अभी के अभी कैमरे के सामने अपना हाथ ऐसे ऐसे सबको स्माइल करिए और सबको प्यार से वेव करिए. Ready? Wave to everybody. Yeah, just like this. So this is my last slide, दोस्तों. I am summarizing my 10 commandments from this book. आप भी चाहें तो ये याद रख सकते हैं. First point is I will be better listener. I will not itch more than needed. That means जरूरत से ज्यादा कोई चीज में मत लगे रहो. I learn to see wonders around. बहुत खूबसूरत में क्या बढ़िया चल रहा है गेम. Life is a game and not a war. I am nobody in this universe. My identity is my baggage. Unnecessarily इतने heavy baggage को लेकर चलना की क्या जरूरत है. Physical activities calm my mind. जब मैं physically active होता हूँ तो मेरा मन कम चलता है, और जब मेरा मन कम चलता है तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है. I can walk like a cloud which is light, which witnesses, which moves, which doesn't hurt anybody. I will be dispassionate. All problems are situations plus emotions. I will keep a note of things I am grateful for. I will wave to all with a smile. So, Sukham Chara, move happily and joyfully. Thank you, everybody. So now, because I am happy that I could finish in time, now what we can do is we can have a few of us who would like to say something. First of all, I would like to invite Taiji. Dr. Padma Rawat.